नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज पहुंचेगी केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के साथ सौंदर्यीकरण का भी कार्य होगा। केदारनाथ धाम के रक्षक भैरवनाथ की होगी पूजा अर्चना। 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और धाम में पूजा अर्चना के साथ सौंदर्यीकरण के कार्य भी आज शुरू हो गए हैं। तो यानी कि कल धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पल के साक्षी भी बनेंगे। तो तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है और पैदल मार्ग को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है ताकि जो भी पैदल यात्री जाए उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो वहीं धाम में पूजा अर्चना के साथ सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू हो गए थे और कल इंतजार है बस कपाट खुलने का। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो रुख भी कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में एक और जहां गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं, तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और बाबा की पंचमुखी डोली आज केदारनाथ पहुंचेगी। तो वहीं तैयारियों को पूरा भी कर लिया गया है, तैयारियों का जायजा भी पूरी तरह से लिया गया है और धाम में पूजा अर्चना के साथ सौंदर्यीकरण के कार्य लगातार जारी हैं। तो केदारनाथ धाम के रक्षक और भैरवनाथ की आज पूजा अर्चना भी होगी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने जारी की नई एसओपी। यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य, आधार से होगा सत्यापन। पंजीकरण के बाद श्रद्धालुओं को मिलेगा क्यूआर कोड, यूनिक आईडी। धामों में दर्शन के लिए टोकन सिस्टम भी लागू। सत्यापन के बाद मिलेगा टोकन। तय तारीख पर ही धाम में प्रवेश की मिलेगी अनुमति। बड़कोट, सोनप्रयाग समेत कई जगहों पर फिजिकली वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य जांच, मौसम अलर्ट और अधिकृत सेवाओं का पालन जरूरी है। तो उत्तराखंड सरकार ने नई एसओपी भी जारी कर दिया। धामों में दर्शन के लिए टोकन सिस्टम भी लागू होगा और ऐसे में सत्यापन के बाद ही टोकन भी दिया जाएगा, जिसके बाद तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। तो तय तारीख पर ही धाम में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़कोट, सोनप्रयाग समेत कई जगहों पर फिजिकली वेरिफिकेशन भी होगा। उत्तराखंड सरकार के ग्राम्य विकास, सूक्ष्म लघु खादी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग विधानसभा के विकास खंड जखोली में सुमाड़ी, तुनेटा, तेला, सिरवाड़ी की 500 करोड़ की लागत सिंचाई नलकूप परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जो कि दुरुस्त क्षेत्रों में सिंचाई के साथ पेयजल के रूप में भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। सालों से बंजर पड़े खेतों को फिर से इन नलकूपों के जरिए हरा भरा किया जा सकता है और किसान परंपरागत खेती में बदलाव कर फलों और सब्जियों को उगाकर अपनी आजीविका भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, सुमाड़ी में, तुनेटा में, हमारे तैला में और सिरवाड़ी में बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि सिंचाई के लिए लिफ्ट पंप योजनाओं का यहाँ पर निर्माण करवाया जाए। आज चारों स्थानों के लिए लिफ्ट पंप योजना का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। लगभग सभी योजनाएं 1.25 करोड़ के आसपास की लागत की हैं और उम्मीद की जाती है कि अगले साल तक जो है ये योजनाएं कार्य प्रारंभ कर देंगी। लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा और ये देखने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ हमारी लिफ्ट स्कीम संचालित हैं जिले में, सिंचाई के साथ साथ काश्तकारी के अन्य कामों के लिए भी पानी का उपयोग हमारे काश्तकार कर रहे हैं और यही वजह है कि इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी एक योजना हमारी मरोड़ा
ग्राम पंचायत मवाना के अंतर्गत निर्माणाधीन है। एक योजना जो है जिला योजना में प्रस्तावित की गई है सौर खुरड़ में, और आने वाले समय में और भी हम संभावनाएं तलाशेंगे कि कहाँ पर ये योजनाएं बनाई जा सकती हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड ओपनल संविदा कर्मचारी संघ और वन विभाग में सालों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को अभी तक कोर्ट का आदेश होने के बाद भी नियमित नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। मामले में कोर्ट के आदेश पर सचिव कार्मिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। कोर्ट ने पूर्व के आदेश का अवलोकन किया और उनको सुझाव देकर कहा कि सचिव कार्मिक, सचिव वित्त और मुख्य सचिव आपस में बैठकर ये निर्णय लें कि जो वर्तमान नियमावली है उसके आधार पर इनको कैसे नियमित किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने 8 मई तक जवाब पेश करने के लिए भी कहा है। संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड नैनीताल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा उपनल द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई थी, जो कि कुंदन सिंह बनाम राज्य में दिए गए जो निर्णय है उसका परिपालन न किए जाने के संबंध में। पिछले लगभग 1 वर्ष से राज्य की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा। पहले तो उन्होंने कहा हमारा रिव्यू पेंडिंग है। जब रिव्यू डिसमिस हो गया तो उन्होंने कहा ये मैटर जो है हम कंप्लाइंस के लिए कमेटी बनाई है कि कैबिनेट की है, और उसके बाद एक जीओ जारी होता है 3 फरवरी 2026 को, जिसमें उन्होंने जो है इनकी जो जजमेंट है उसमें लिखा है कि जो जिनको 10 कट ऑफ डेट जो 10 साल जिनको हो गए और जजमेंट की डेट जो है 12/11/2018 वो कट ऑफ डेट मानी जाएगी, तो उनको प्रथम चरण में मिनिमम पे स्केल दिया जाएगा। शेष के लिए जो है चरणबद्ध तरीके से वो किया जाएगा, लेकिन उसमें रेगुलेशन के बारे में कोई वर्ड नहीं है, नंबर 1 बात। फिर उन्होंने उसके अंदर भी ये कहा कि कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, उसके परसुएंस में एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला 20 मार्च 2026 को। उसके साथ जो बॉन्ड दिया गया वो बॉन्ड अपने आप में इतना आपत्तिजनक है, वो प्रथम दृष्टया कंटेम्प्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड में लिखा है कि ये लोग जो है टेम्परेरी होगी इनकी सेवाएं, और ये किसी भी तरह का नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे। तो डिवीजन बेंच कह रही है कि इनके लिए रेगुलेशन स्कीम बनाए जो टाइम टू टाइम फ्रेम की गई है। और संवाददाता सुनील बोरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के मामले में सुनवाई भी हुई? क्या कुछ निर्देश दिए गए इस दौरान? इस मामले को लेके काफी लंबे टाइम से ये सुनवाई चल रही है, और उसके बाद कल सचिव कार्मिक और सचिव वित्त और मुख्य सचिव को आपस में बैठकर निर्णय लेने को कहा है कि जो ये संविदा कर्मी है इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, और इसके बारे में इनसे निर्णय लेने को कहा गया है जी, और इसका जवाब भी पेश करने को गया 8 मई को। क्या कुछ मांग उपनल कर्मियों की ओर से की जा रही है सुनील? जी, इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनको जो कोर्ट द्वारा पहले पूर्व में जो आदेश दिए नियमितीकरण करने को लेके, और जो समान कार्य समान वेतन को देके इनकी ये मांगे हैं सरकार से। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल की ओर से टोल टैक्स वसूली के लिए जारी टेंडर की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने नगर पालिका की ओर से दिए गए शपथ पत्र के आधार पर मामले को निस्तारित भी कर दिया है। तो वहीं सुनवाई के दौरान नगर पालिका ने अदालत को बताया कि उन्होंने नियमों में संशोधन कर दिया है। अब ठेकेदार के लिए इसी कार्य में 2 करोड़ के अनुभव की अनिवार्यता भी हटा दी गई। नगर पालिका नैनीताल ने टोल टैक्स वसूली के टेंडर निकाला था। उसमें एक प्रोविज़न किया था कि पर्वतीय राज्य में टोल टैक्स का 3 साल का अनुभव होना चाहिए, या इसी काम का 1 वर्ष में 2 करोड़ का अनुभव होना चाहिए। तो उसको हमने चैलेंज किया था कोर्ट में। नगर पालिका ने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया, उसमें कहा कि
जो एक वर्ष में 2 करोड़ का काम है, कोई भी कार्य हो सकता है, वो टोल से संबंधित जरूरी नहीं है। तो इसी को कहते हुए कोर्ट ने उसको निस्तारित कर दिया पिटीशन को। महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सहित सारे विपक्षी पार्टियों पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। पीएम मोदी के संबोधन पर उत्तराखंड कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को चुनौती तक दे दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गणेश गोदियाल ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन जैसे गंभीर और गरिमामय मंच का उपयोग विपक्ष को कोसने के लिए किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस व्यवहार को लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान और देश के संसाधनों का दुरुपयोग बताया। आज़ाद भारत के अब तक के समय में कोई प्रधानमंत्री जी का इस तरह का कृत्य मेरी जानकारी में नहीं है कि विपक्ष को कोसने के लिए, विपक्ष को गालियां देने के लिए प्रधानमंत्री जी के पद का उपयोग राष्ट्र के नाम संदेश के रूप में राष्ट्र के संसाधनों की कीमत पर आयोजित किया जाए। एक ऐसी गलती जिसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी दोषी हैं, उस गलती को ज़बरदस्ती कांग्रेस पर थोपने के लिए और इतना बड़ा तामझाम करके राष्ट्र के नाम संदेश 8:30 बजे मैं उपलब्ध रहूँगा, इसकी उपयोगिता और इस पर उठे प्रश्न आप स्वयं प्रधानमंत्री जी के लाइव में उन पर अंकित कमेंट्स में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इन सब कारनामों से अपनी विश्वसनीयता खोई है और प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए जवाबदेह हैं, रहेंगे। भविष्य में भी इतिहास उनसे पूछता है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश के हितों के साथ समझौते किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया कि यह बिल महिला आरक्षण देने के लिए नहीं बल्कि सीटें बढ़ाने या परिसीमन के लिए लाया गया है। उनका आरोप है कि भाजपा परिसीमन के बहाने अपना राजनीतिक लाभ साधना चाहती है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि यदि वो वास्तव में महिला सशक्तिकरण चाहते हैं तो मौजूदा सीटों पर ही 22% आरक्षण लागू कर दें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की वर्तमान 70 सीटें हैं और तत्काल 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं करते थे। उनका तर्क है कि आरक्षण देने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना केवल प्रक्रिया को उलझाने और देरी करने की रणनीति है। महिला आरक्षण से किसने रोका है? 543 लोकसभा की सीटें हैं। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो 2024 का ही लोकसभा का चुनाव 33% आरक्षण के साथ हो जाता। 543 सीटों में 33% आरक्षण तय करके हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके फिर एक बार चुनाव जीतना चाहती है। पिछली बार जब ये अनाउंस हुआ कि महिला आरक्षण कर दिया, तब उसको कैश कर लिया, वाहवाही ले ली, हमने कर दिया, हमने कर दिया। अब चूंकि अब उसमें पंगा अब करना नहीं है इनको। अगर करना होता तो 543 पे कर देते, लेकिन करना नहीं है, इसलिए उसमें पंगा फंसाना है। अब ये पंगा फंसा के कांग्रेस को बदनाम करके अब वोट चाहिए। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से देश आज़ाद हुआ, ये पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो विपक्ष को घेरने के लिए, अपने द्वारा किए गए पापों को विपक्ष को घेरने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर रहे, रात को लाइव आकर, और अपने पापों को विपक्षी पार्टियों पर थोप रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र के साथ साथ राज्य की डबल इंजन वाली सरकार बीजेपी को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी महिला हितैषी है तो उत्तराखंड की सरकार भर्ती परीक्षाओं में तत्काल प्रभाव से महिलाओं के लिए आरक्षण की ठोस व्यवस्था लागू करे। इधर गणेश गोदियाल के आरोपों पर बीजेपी की महिला प्रवक्ता ने पलटवार किया। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की मातृशक्ति को सशक्त प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों ने अपनी संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण राजनीति के चलते इसका विरोध कर ये स्पष्ट किया है कि उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है, न कि नारी सम्मान। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति में नारी को शक्ति और मातृ स्वरूप के रूप में पूजनीय माना गया है। कहते हैं यत् नारस्तु पूजयन्तु रमन्त तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारे संस्कार कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति से, अपनी माताओं से, बहनों से यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले संसद का सत्र हुआ।
16 और 17 तारीख को नारी शक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक बिल के लिए ये संसद का सत्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बुलाया गया था। लेकिन ये नारी शक्ति बंधन जो कि ऐतिहासिक भी था, युगांतकारी निर्णय भी था, वो बिल राजनीति की भेंट चढ़ गया। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निराश न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयास को विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने राजनीतिक नुकसान को मातृशक्ति के कल्याण से अधिक महत्व देने के कारण जरूर हार का सामना करना पड़ा है, पर एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि बिल अवश्य पास होगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली पूरी बहुमत की सरकार इसे अवश्य भविष्य में पास कराएगी। लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद बीजेपी ने इसे काला दिन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने और उनके राजनीतिक अधिकारों को रोकने का आरोप लगाया। इसे लेकर अब बीजेपी उत्तराखंड सहित पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर विपक्षी पार्टियों का महिला विरोधी पार्टियां बनाने की पूरी तैयारी है। यूपी सरकार ने तो इसे लेकर 30 अप्रैल को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र तक बुलाया है, जिसमें निंदा प्रस्ताव पारित करने की तैयारी है। जाहिर है कि इसे लेकर आगे भी राजनीति तेज होगी, इसकी पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनविल टीवी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि ये विधेयक महिलाओं के सम्मान और उनके उत्थान के लिए सरकार की ओर से लाया गया था, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके खिलाफ वोटिंग कर यह साबित कर दिया है कि वो महिलाओं के हित में नहीं है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का यह रुख महिलाओं का अपमान है और उसे देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगे। विपक्ष के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से इस अधिनियम के खिलाफ वोटिंग की गई, इस अधिनियम के खिलाफत की गई, उससे ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है। महिलाएं उत्थान न करें, महिलाओं को के अपमान के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। और इस अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने वोटिंग करके एक बहुत बड़ा महापाप किया है और इसको देश की महिलाएं और हमारे देश प्रदेश की मातृशक्ति कभी माफ नहीं कर सकती है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समस्त मातृशक्ति में बड़ा जन आक्रोश है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में व्यापक कार्यक्रम चलाने का अभियान लिया है और इसमें 24 अप्रैल को देहरादून में विशाल जन आक्रोश रैली महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिलों में 25 अप्रैल तक पत्रकार वार्ताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर जन आक्रोश सम्मेलन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 305 मंडल हैं उन सभी मंडलों में जन आक्रोश सम्मेलन एवं पदयात्राएं निकाली जाएंगी। भीमताल के भीमताल में सामुदायिक विशेष के एक युवक पर पहचान छुपाकर युवतियों का शारीरिक मानसिक शोषण करने और लव जिहाद जैसी घटना का आरोप लगने के बाद स्थानीय व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। हिंदू संगठन और लोगों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर नाराजगी जताई। पुलिस ने बातचीत में कुछ दिनों का समय मांगा और बताया कि 4 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। हम तो नहीं जानते तो वो क्या क्या काम कर रहे होंगे, क्या आप लोग ये ऐसा सामाजिक मुद्दा है। महिला है तो महिला के संग कई परेशानियां होती हैं, वो समाज में एकदम आगे नहीं आ सकती है। लेकिन जो नए अभी मुस्लिम हमारे भीमताल में फंस गए, क्या हम उनको जानते हैं? हम तो नहीं जानते तो वो क्या क्या काम कर रहे होंगे, क्या आप लोग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को आयोजित हो रही पीसीएस मुख्य परीक्षा में 2 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने पारित किया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 31 अगस्त 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में वो सफल घोषित हुए थे। उन्होंने अन्य
83 सफल अभ्यर्थियों के साथ मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया था। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में दायर एक अन्य याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने प्री परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, दो याचिकाकर्ता हैं, अंशुका भंडारी और अनुश्री खत्री। इन दोनों याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तराखंड का जुडिशरी एग्जाम दिया गया, जिसमें प्री एग्जाम इनका क्वालिफाई हो गया। 31 अगस्त को प्री एग्जाम हुआ था, 31 अक्टूबर को इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। इन्होंने तैयारी करी, लेकिन जनवरी फरवरी में जाकर माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कुछ अन्य कैंडिडेट्स की तरफ से दाखिल एक याचिका पर यह आदेश पारित किया कि प्री एग्जाम के कुछ सवाल गलत तरीके से निर्णित किए गए हैं, तो उनका रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ मेरिट होगा। तो रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ मेरिट जब हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा था कि जिनको हम रिकमेंड कर चुके हैं, कमीशन रिकमेंड कर चुका है, उनको बाहर करें। लेकिन जैसे ही रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ मेरिट हुआ तो इन दो महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि ये 0.7 मार्क्स या 2 पॉइंट समथिंग मार्क्स से अब नई रिवाइज्ड मेरिट में बाहर हो रही थी। इसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि एक बार जब प्री एग्जाम क्वालिफाई करके डिक्लेयर कर दिया जाता है तो मेंस एग्जाम में आमतौर पर बैठने दिया जाता है। दिल्ली हरियाणा में भी ऐसा हुआ है, ऐसी प्रैक्टिस रही है। और हरिकिशन के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे प्रतिभागियों को जो एक बार प्रतिभाग करके सफल घोषित हो चुके हैं, उनको मेंस एग्जाम लिखने देने की अनुमति दी थी। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए और इस बात का संज्ञान लेते हुए कि मेंस एग्जाम कल यानी कि मंगलवार को 21 अप्रैल 2026 को है, तो आज यानी कि सोमवार को 20 अप्रैल 2026 को इन दोनों प्रतिभागियों को माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।